तो क्या अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के बीच सब कुछ ठीक ठाक हो गया विधानसभा उपचुनाव को लेकर? इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव के हरियाणा में चुनाव लड़ने से मना करने के बावजूद अब खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी उन्हें 2 सीट देने को तैयार हो गई है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि अखिलेश ने तो मना किया लेकिन कांग्रेस पार्टी उन्हें सीटें दे रही है? क्या उत्तर प्रदेश में इस सियासत का कोई सिरा जुड़ता है? हम ये समझेंगे। ये भी जानिए कि अखिलेश यादव मंगेश यादव मामले में, उसके एनकाउंटर के मामले में उस परिवार के साथ मजबूती से क्यों खड़े हो गए जब उस पर बेहद ही गंभीर आरोप है। वो आरोप जो हमेशा समाजवादी पार्टी पर लगते रहे हैं, गुंडे माफियाओं अपराधियों का साथ देने के उन पर आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में आखिर मंगेश यादव के साथ खड़ा होने के पीछे की मजबूरी और सियासत क्या है, ये भी समझेंगे। कैसे मंगेश यादव का मुद्दा अब सियासी मुद्दा बनता जा रहा है और सरकार के लिए कहीं एक गले की फांस तो नहीं बन रहा। कांग्रेस पार्टी के नेता भी मंगेश के घर पहुंचने लगे हैं, ये भी दिखाएंगे। और आखिर में मायावती का स्टैंड क्या है? आखिर मायावती इस मुद्दे पर किसे घेरना चाहती हैं और किसे बचाना? ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। जी हां, तो आज सबसे पहले बात होगी अखिलेश यादव के प्रेशर टैक्टिक्स। अखिलेश यादव को मालूम है कि 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और कांग्रेस पार्टी दबाव बना रही है। तो पार्टी की तरफ से लगातार अंदर खाने यह दबाव बनाया गया कि अगर उत्तर प्रदेश में सीटें चाहिए तो मध्य प्रदेश से लेकर हरियाणा तक समाजवादी पार्टी को गठबंधन में सीटें देनी होंगी। कांग्रेस पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी को न तो महाराष्ट्र और न ही हरियाणा में सीटें देने को तैयार थे। खैर, महाराष्ट्र में भी चुनाव में वक्त बाकी है, वहां भी चुनाव का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन हरियाणा में अखिलेश यादव का यह प्रेशर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक दिन पहले अखिलेश यादव ने एक्स पर यह ऐलान कर दिया कि वो हरियाणा का चुनाव नहीं लड़ेंगे और इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन देंगे और बीजेपी के खिलाफ जो भी मजबूती से लड़ रहा होगा उसको उनका समर्थन होगा। तो अखिलेश यादव ने इतना ऐलान क्या किया कि कांग्रेस पार्टी को यह लगने लगा कि अखिलेश को नाराज नहीं किया जा सकता है। और यही बात है, यही वो वजह है जिसकी वजह से उन्होंने लगभग ये मान लिया है कि समाजवादी पार्टी को हरियाणा में 2 सीटें दी जाएंगी। ये सीटें एनसीआर के आसपास की हैं जो हरियाणा से सटती हैं। उसमें एक सोहना की सीट बताई जा रही है, एक और सीट है, और ये वो सीटें हैं जो यादव बहुल, जिनमें यादवों की संख्या तादाद अच्छी है और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कमजोर है। आम आदमी पार्टी के साथ भी उनके गठबंधन की बातचीत चल रही है, कभी टूटने की कगार पर, कभी बनने की कगार पर है, लेकिन अंदर खाने ये माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी उन्हें 2 सीटें देगी। तो आखिर समाजवादी पार्टी ने का हृदय परिवर्तन अचानक ऐसे कैसे हो गया, जब एक दिन पहले ये कह दिया गया कि वहां कोई सीट नहीं मिलेगी और अखिलेश ने भी ऐलान कर दिया। दरअसल तब ये लगा कि अब कुछ ही महीनों में उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा के उपचुनाव और 10 सीटों पर कांग्रेस पार्टी पहले से 5 सीटों को मांग रही है और 3 सीटों पर तो दबाव बना रही है। ऐसे में उन्हें लगा कि अभी ये चुनाव खत्म होंगे, तुरंत उत्तर प्रदेश के उपचुनाव होंगे और किसी सूरत में कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में एक जो उनको मिली हुई साइकोलॉजिकल, उनको जो एक बूस्ट मिला है, एक थोड़ा एडवांटेज मिला है, वो उसको खोना नहीं चाहती कि उत्तर प्रदेश में कुछ इस तरीके का माहौल हो जाए कि एक बार फिर कांग्रेस और सपा भिड़ गए हैं और अगर कांग्रेस पार्टी सपा से अलग या लड़ती है तो फिर कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा दोबारा से अपने ग्राउंड को गेन करना, जो इस 2024 में उन्होंने पाया है सपा के साथ। ऐसे में अखिलेश यादव का ये प्रेशर काम कर गया कि ठीक है, हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन फिर अगर विधानसभा के चुनाव होंगे तो उस वक्त भी आप ध्यान रखिएगा, तैयार रहिएगा। ये बातें अखिलेश यादव के करीबी नेताओं ने कहनी शुरू कर दी थी और यही वो बात है जो अंदर खान ने कांग्रेस को परेशान कर रही थी और कांग्रेस ने ये विकल्प चुना कि उन्हें कम से कम 2 सीट दी जाए। खैर, अभी इसका ऐलान नहीं हुआ है कि आखिरी तौर पर कि क्या इसे दी जा रही है या नहीं दी जा रही, लेकिन सपा के भीतर भी इस बात की जानकारी है कि कांग्रेस पार्टी उन्हें 2 सीट हरियाणा में दे रही है। तो एक प्रेशर हरियाणा का
बना और अखिलेश यादव को भी अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने के लिए अलग अलग राज्यों में कांग्रेस का साथ चाहिए, ताकि उनके कुछ विधायक, कुछ सांसद जीत कर आएं और एक बार फिर समाजवादी पार्टी फिर से नेशनल पार्टी का दर्जा उसे मिल सके। तो अखिलेश यादव की इच्छा वहां है और वो कुछ भी अगर उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन कंसीड करते हैं कांग्रेस के लिए, तो वो उसके बदले कांग्रेस से दूसरे राज्यों में लेंगे, ये तय है। और यही वजह है कि ये प्रेशर काम किया है और माना जा रहा है कि सपा और कांग्रेस ये दोनों दल कम से कम हरियाणा में साथ लड़ेंगे और यादव बहुल सीटों पर, जो कि हरियाणा में यादवों की तादाद काफ़ी बड़ी है, अखिलेश यादव न सिर्फ 2 सीटों पर अच्छी चुनौती दे सकते हैं, बल्कि वो कांग्रेस के लिए एक एडेड एडवांटेज होंगे प्रचारक के तौर पर भी। तो कांग्रेस को भीतर से ये लग रहा है कि ये गठबंधन को और मजबूत करने, पुख्ता करने का वक्त है। थोड़ा बहुत अगर देने से बड़ा गेन होने की संभावना है, उम्मीद है, तो उस खेल को खेला जाए। और यही वजह है कि चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी फिलहाल अपना गठबंधन बनाए और बचाए रखना चाहती है। तो आने वाले दिनों में आपको सपा और कांग्रेस का गठबंधन हरियाणा में भी दिखेगा और अब अखिलेश यादव पर यह प्रेशर होगा कि इन 10 सीटों में से वो कितनी ज्यादा सीटें कांग्रेस को दे सकते हैं। उधर अखिलेश यादव ने मंगेश यादव एनकाउंटर पर अपना स्टैंड कड़ा कर लिया है, ये जानते हुए कि मंगेश यादव जिसका एनकाउंटर एसटीएफ और पुलिस ने किया था, उस पर बेहद ही गंभीर आरोप सर्राफा व्यापारी के घर से, दुकान से 1.5 करोड़ लूटने का है उनके साथियों के साथ। लेकिन अखिलेश यादव को यह मुद्दा इसलिए दिल के बेहद करीब लग रहा है, उन्हें लगता है कि अपने कोर वोट बैंक के लिए खड़ा होने का यह मुफीद वक्त है। एक, उनका मानना है कि लगातार जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं ये फर्जी एनकाउंटर हैं, इसमें एक सिस्टम बना करके इस एनकाउंटर को अंजाम दिया जा रहा है। और दूसरी बात ये कि अखिलेश यादव को लगता है कि अगर यादव और मुसलमान, अगर इनके एनकाउंटर्स हो रहे हैं, बेशक वो अपराध, बड़े अपराध के आरोपी ही क्यों ना हो, अगर इस पर नहीं बोला गया तो उनके अपने वोट बैंक में उनकी स्थिति कमजोर हो सकती है। और वो इसलिए कि कांग्रेस पार्टी तब यहां उनसे कंपीट करती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी को घेरने के लिए किसी भी मुद्दे पर अखिलेश से आगे चली जाती है और यहां अखिलेश यादव को लगता है कि नहीं, कम से कम अब वो बोलने से नहीं चुकेंगे। और लगातार अगर आपने देखा, चाहे वो मोहित खान का मामला हो अयोध्या का, जिसमें एक नाबालिग के साथ गैंग रेप और बलात्कार के बावजूद अखिलेश यादव ने उसमें डीएनए टेस्ट की मांग कर दी थी। नवाब सिंह यादव कन्नौज का जो मामला आया था, जिसमें एक नाबालिग लड़की के साथ रेप का जो मामला आया, उसमें हालांकि समाजवादी पार्टी बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाई, लेकिन सरकार ने भी एक तरीके से खेल कर दिया और उसने नवाब सिंह यादव के मामले में डीएनए टेस्ट को सार्वजनिक कर दिया। उसमें नवाब सिंह यादव फंस गए कहने का मतलब उनका डीएनए मैच कर गया। हालांकि अभी अयोध्या के डीएनए की रिपोर्ट नहीं आई है, जिसमें मोहित खान और उनका ड्राइवर राजू आरोपी है। लगातार अखिलेश यादव ऐसे बड़े आरोपों के बावजूद, जो उनके वोट बैंक के लोगों, मतलब कहने का मतलब है कि अगर यादव और मुसलमानों पर लग रहा है, तो अखिलेश यादव उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये नहीं कि बिल्कुल सीधे समर्थन कर रहे हैं, बट सवाल खड़े कर रहे हैं। और सवाल खड़े करते करते उन्हें लगता है कि सरकार ज्यादती भी कर रही है। और अगर आप देखें इस मामले को, खास करके मंगेश यादव के मामले को, तो जिस रात एनकाउंटर हुआ उसी रात अखिलेश यादव से पूरा परिवार संपर्क में आ गया। जब एनकाउंटर के बाद उसकी डेड बॉडी को फैमिली को सौंपा जाना था, उसके पहले परिवार वालों ने देर रात को अखिलेश यादव को फोन मिलाया और फिर उनकी जो फोन की बातचीत हुई परिवार से और पुलिस वालों से, ये भी किसी दूसरे मोबाइल से रिकॉर्ड हुई और ये वायरल हो गया। कहा जाता है कि अखिलेश यादव के उस वक्त मौके पर मौजूद लोगों से बात करने की वजह से उस रात मंगेश के शव को परिजनों को सौंपना पड़ा, नहीं तो आनन फानन में पुलिस चाहती थी कि उसका दाह संस्कार रात में करा दिया जाए। खैर, यह मुद्दा इतना बढ़ गया है कि अब अखिलेश यादव इससे पीछे नहीं हट सकते। और दूसरी बात,
उनका अपना पूरा वोट बैंक इसके साथ खड़ा हो गया। उन्हें लगता है कि इस मुद्दे पर बोलने की वजह से अगर कहीं थोड़ी बहुत नाराजगी भी रही होगी अखिलेश यादव के खिलाफ, या फिर इन बिरादरियों में कि जो लोग दूसरी पार्टियों की तरफ भी होंगे, कम से कम इस मुद्दे पर मुखर होकर बोलने से वो उनके साथ खड़े हो जाएंगे। यानी अखिलेश यादव का जो अपना पूरा वोट बैंक है वो पूरी तरीके से इन मुद्दों पर सिर्फ अखिलेश यादव के बोलने से, खड़े होने से, स्टैंड लेने से, परिवार के साथ मजबूती से खड़े होकर मुद्दे को उठाने से अब उनके साथ सॉलिड कंसोलिडेट करता जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी लगातार कह रही है कि अपराधियों का कोई जात नहीं होती, पुलिस की गोली कभी अपराधी की जात देखकर नहीं चलाई जाती, और यहां अखिलेश यादव का, समाजवादी पार्टी का जो अपना पुराना उनका एक तरीका है, स्टैंड है अपराधियों माफियाओं के साथ खड़ा होने का, वो वही कर रहे हैं। बावजूद इसके अखिलेश यादव खड़े हैं और पूरी पार्टी खड़ी है। तो इसका सियासी फायदा भी अखिलेश यादव को मिलेगा, और फायदा इस सेंस में भी कि चलो मुस्लिम और यादव ये ऐसी बिरादरियां हैं जो लगातार अखिलेश यादव के साथ खड़ी हैं। लेकिन अगर चुनौती मिल रही है इस वक्त तो बीजेपी से नहीं, कांग्रेस पार्टी से मिल रही है। कांग्रेस और सपा एक साथ हैं, ये दोनों वोट बैंक एक साथ हैं, दोनों का फायदा है। लेकिन अगर कहीं ऐसी स्थिति बनती है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अलग होने की इस राह पे जाते हैं, तब आप ये मान लीजिए कि फिर इस वोट बैंक की लड़ाई होगी, और तब अखिलेश यादव कतई नहीं चाहते कि कांग्रेस पार्टी उनसे इस मामले में लीड ले ले, यानी कि कांग्रेस पार्टी उनके उस वोट बैंक के साथ खड़ी हो जाए और वो पीछे रह जाए। यही वजह है कि अब अखिलेश यादव चाहे एनकाउंटर का मामला हो, फेक एनकाउंटर हो, अब खुलकर बैटिंग करने लगे हैं। आज कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मंगेश यादव के घर पहुंचे और परिवार से मिले। तो कांग्रेस पार्टी भी अब इस मुद्दे पर मुखर हो चुकी है और खुलकर सामने आ गई है। ऐसे में सरकार के लिए इस मुद्दे पर खुद को डिफेंड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। जिस तरीके से एनकाउंटर के पर सवाल उठे, जिस तरीके से उस टीम को लीड करने वाले, एसटीएफ को लीड करने वाले जो पुलिस अधिकारी हैं, उनकी भूमिका सवालों के घेरे में आई, और जिस तरीके से लगातार सवाल उठ रहे हैं, ये सरकार के लिए भी गले की हड्डी कल को बन सकते हैं, गले की फांस बन सकते हैं, ये सरकार को मालूम है। और जैसे ही अखिलेश यादव को लगा कि उनके इस मुद्दे पर उनके अपने लोग साथ खड़े हैं, वो और मुखर और अग्रेसिव हो गए। तो अखिलेश यादव की पूरी सियासत है कि वो लोगों के साथ अपने खड़े हों, उनका अपना वोट बैंक उनके साथ जुड़ा रहे, और ये पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। तो क्या बीजेपी को इसका नुकसान होगा? फिलहाल अखिलेश यादव की तरह ही योगी आदित्यनाथ ने भी टफ स्टैंड ले रखा है, और उनका मानना है कि अपराधियों की जात नहीं होती और एनकाउंटर गलत नहीं होता। खैर, इस मुद्दे पर हमारी आगे नजर बनी रहेगी कि इस मुद्दे पे आगे और क्या होता है। तो मंगेश यादव का मुद्दा आसान भी नहीं है। बीजेपी के लिए भी सचमुच ये गले की फांस और मुसीबत बनता जा रहा है। आज बकायदा कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मंगेश यादव के घर पहुंचे और पूरे इस घटनाक्रम को समझा और परिवार का हालचाल पूछा, परिवार का से बातचीत की। यानी कांग्रेस पार्टी भी इस मुद्दे पर अखिलेश यादव की तरह ही टफ स्टैंड ले रही है। यानी कि दोनों पार्टियां अब सरकार को ये कह रही हैं, बता रही हैं कि ये एनकाउंटर फर्जी है और आपने जो एनकाउंटर किया है वो गलत है। सरकार की तरफ से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बातें कही हैं और तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं और मंत्रियों ने भी बातें कही। लेकिन बात वही है, देखना है कि क्या ये मुद्दा सपा को फायदा पहुंचाएगा या बीजेपी को। हम सियासत की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात साफ है, अभी इस पूरे लूट कांड के ऊपर से पूरी तरीके से पर्दा उठना बाकी है। यानी कि शीशे की तरह ये पूरा मामला साफ होना बाकी है, क्योंकि अभी कई ऐसे आरोपी हैं जो पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, अभी तक लूट का माल बरामद नहीं हुआ है, और बहुत सारे आरोपियों में यादव और मुसलमान बिरादरी के लोग ऐसे हैं जो इस मुद्दे में फरार बताए जा रहे हैं। तो आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन आपको एक आंकड़ा दिखाते हैं। दरअसल इस सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि ये एक खास धर्म और एक खास जाति के लोगों का ही एनकाउंटर कर रही है। तो ये डेटा सामने है, आप इस डेटा को देखिए। इसमें मुसलमान,
ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, ओबीसी, दलित सबों का एक डेटा है। यानी पिछले 7 सालों में एनकाउंटर में जितने लोगों की मौत हुई उन मौतों का ये आंकड़ा है। और आपको आंकड़े से पता चल जाएगा कि अगर ये नैरेटिव बना है कि यादव और मुसलमान सबसे ज्यादा मारे गए हैं, तो इसमें एक आंकड़ा तो सही है कि मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा है, और इनफैक्ट सबको जोड़ लें तो भी उससे ज्यादा है। लेकिन अकेले यादवों की तादाद चौथे नंबर पर आती है। यानी कि यादवों से कहीं ज्यादा ब्राह्मण और ठाकुर इन 7 सालों में इस सरकार में एनकाउंटर में मारे गए। आपके सामने यह आंकड़ा है, इसे देखिए और अंदाजा लगाइए। लेकिन इस पर सियासत रुकेगी नहीं, ये तय। अब एनकाउंटर पर जाति के सवाल उठे हैं तो मायावती भला कैसे पीछे रह सकती है। और मायावती ने आज बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में खुद को भी शामिल कर दिया और उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए इस सुल्तानपुर कांड में निशाना साधा है। क्या लिखा है मायावती ने आज पोस्ट किया और लिखा कि यूपी के सुल्तानपुर जिले में एनकाउंटर की घटना के बाद से बीजेपी व सपा में कानून व्यवस्था को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं तथा अपराध, अपराधी व जाति के नाम पर जबरदस्ती की राजनीति की जा रही है, जबकि इस मामले में ये दोनों चोर मौसेरे भाई हैं। यानी कि मायावती ने दोनों पार्टियों को निशाने पर लिया है कि अगर यादव की बात आती है तो अखिलेश यादव मुखर हो जाते हैं, और अगर अपराधियों की जात की बात आ रही है तो बीजेपी के लोग मुखर हो जा रहे हैं। उन्होंने उसी ट्वीट में आगे लिखा है, अर्थात बीजेपी की तरह सपा सरकार में भी कई गुना ज्यादा कानून व्यवस्था का बुरा हाल था। दलितों, अन्य पिछड़े वर्गों, गरीबों व व्यापारियों आदि को सपा के गुंडे माफिया दिन दहाड़े लूटते, मारते, पीटते थे। ये सब लोग नहीं भूले हैं। जबकि उत्तर प्रदेश में वास्तव में कानून द्वारा कानून का राज बीएसपी के शासन में ही रहा है। जाति व धर्म के भेदभाव के बिना लोगों को न्याय दिया गया। कोई फर्जी एनकाउंटर नहीं हुए। बीजेपी सपा के कानूनी राज के नाटक से सभी सजग रहे। तो मायावती ने यूं तो एक के बाद एक कई ट्वीट कर दिए और उन्होंने इसी मुद्दे पर सरकार, विपक्ष, अखिलेश यादव, योगी सबको घेरने की कोशिश की और खुद के शासनकाल को ये बताने की कोशिश की कि सबसे बेहतर है। लेकिन मंगेश यादव एनकाउंटर के बाद भी मायावती ये जरूर कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में सबसे ज्यादा अगर जुल्म किसी पर हुआ तो वो दलित, पिछड़े वर्ग तबकों पर हुआ। खैर, ये थी मायावती की बात। लेकिन आज हमने डिकोड करने की कोशिश की अखिलेश यादव ने मंगेश यादव के मामले पर किया क्या है। खैर, कल हम फिर नई खबरों के साथ हाजिर होंगे। तब तक आज का यूपी में आज इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।